नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हुए 10 साल पूरे, पीएम ने लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, अंबेडकर आज होते तो प्रधानमंत्री होते। क्या राहुल गांधी का बिहार प्लान और गुजरात अधिवेशन कांग्रेस को संजीवनी देगा? मोदी जी के काल में देश स्मृति ईरानी को याद दिलाया इतिहास, राउत ने खोली केंद्र सरकार की पोल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूरोप दौरा। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने 50 करोड़ ऋण खातों को मंजूरी दी है और लोगों के जीवन में बदलाव भी लाया है। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि ये योजना दर्शाती है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस संवाद को देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग और छोटे व्यवसायों को सक्षम करना है। इस योजना ने पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ ऋण खातों को मंजूरी दी है और लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाया है और उनके सपनों को हकीकत में बदला है। ये योजना भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज जलगांव में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान आठवले ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी अगर कुछ और समय हमारे बीच होते तो वे देश के प्रधानमंत्री जरूर बनते। आठवले मंगलवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आठवले ने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर कुछ और समय हमारे बीच होते तो वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनते। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जलगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आठवले ने वक्फ विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि ये बिल आम मुसलमानों के पक्ष में है। जानबूझकर विपक्ष उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड हमेशा से ही कुछ लोगों के हाथों में रहा है। इस बिल को लेकर राजनीति की जा रही है। यह बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। आठवले ने कहा कि वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में थी, जिसका फायदा आम मुसलमानों को नहीं हो रहा था। रामदास आठवले ने विपक्ष पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया है। आठवले ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को भड़का रही हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए आंदोलन को आठवले ने गैर जरूरी बताया और कहा कि संविधान हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। संविधान सभेमध्ये पास झालेला आहे, परंतु त्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा सर्वात मोठा वाटा आहे। संविधानाचं नाव आलं की तिथं बाबासाहेबांचं नाव येतंय, इतरांची नावं त्याची येत नाही आहे। पण संविधानामध्ये सगळ्यांचा वाटा आहे। राजेंद्र प्रसाद हे त्यामध्ये अध्यक्ष होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, अनेक लोक होते। पण ज्यावेळेला 26 नोव्हेंबर 1949ला बाबासाहेबांनी संविधानाचा ड्राफ्ट ज्यावेळेला राजेंद्र प्रसाद आणि जवाहरलालजींना ते दिला, तर त्यांच्या तोंडातून उद्गार निघाले होते की डॉक्टर आंबेडकर आपणच संविधानाचे खरे शिल्पकार आहात। त्यामुळं बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतःच्या शताकडे लक्ष न देता बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलेलं आहे 26 अलीपूर रोड या ठिकाणी। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो महापरिनिर्वाण आहे, त्यांचा डेट जो आहे तो 7 डिसेंबर 56ला झाला। तर बाबासाहेब आंबेडकर अजूनही जर 10, 12, 15 वर्ष आपल्यात राहिले असते तर ते या देशाचे प्रधानमंत्री सुद्धा होऊ शकले असते। परंतु बाबासाहेब आंबेडकर लवकर आमच्यातून निघून गेले आणि आम्ही सर्वजण बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी आहोत। बोध गया में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर रामदास आठवले ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को लेकर वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। वहीं बैंकों में मराठी भाषा के प्रयोग को लेकर मनसे की भूमिका का रामदास आठवले ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे का रवैया ठीक नहीं है। अनेक विषय आहे तो महाबोधी महाविहार जे बिहारमध्ये बोध गया या ठिकाणी
तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरामध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि त्या ठिकाणी भिक्खू 56 दिवसापासून त्या ठिकाणी बसलेले आहे. 100 भिक्खू व्हिडिओ काढणं, सगळीकडे पाठवणं, मराठी बोल तू, मराठी बोल. तर अशा पद्धतीने जर मराठी येत असेल तर त्यांनी बोलायला हरकत नाही आहे. पण मराठी, हिंदी, इथं सगळी मराठी माणूस हिंदी बोलतो. गावातली भगिनी जरी गेली तरी ती हिंदी बोलते. गावातल्या महिला ज्या शाळेमध्ये गेलेल्या नाही आहेत त्यांना मोबाईल नंबर विचारला तर इंग्लिशमध्ये सांगतात की 92134678 वगैरे अशा त्या इंग्लिशमध्ये बोलतात. त्यामुळं सांगायचं एवढाच आहे की अनावश्यक इश्यूंवर आंदोलन करून वेळ खर्च करण्यात अर्थ नाही. बंद कमरे का गुप्त मंत्र, कांग्रेस की नई चाल, बंद कमरा, बंद मोबाइल और राहुल गांधी ने दिया जीत का गुप्त मंत्र। आरजेडी से रिश्ता रहेगा या टूटेगा? राहुल गांधी बिहार पहुंचे, नेताओं से बोले अब कांग्रेस बदलेगी चाल, चेहरे और चुनावी अंदाज। लेकिन सवाल, क्या आरजेडी के साथ रहेगा गठबंधन या कांग्रेस अब अकेली ही लड़ेगी लड़ाई? और गुजरात तो सीधे मोदी शाह के गढ़ में बैठकर किया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। क्या ये कांग्रेस की वापसी की शुरुआत है या फिर एक और पॉलिटिकल ड्रामा? सच क्या है, जानिए पूरी बात आवाज इंडिया पर। राहुल गांधी बिहार पहुंचे और सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के मोबाइल बंद करवाकर दी गई एक गुप्त रणनीति। फोकस था दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक और महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने का। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बदले हैं। आंदोलन का निर्देश मिला और गठबंधन को लेकर सस्पेंस भी बना रहा। आरजेडी के साथ गठबंधन पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। आज है, कल होगा या नहीं, ये खुद राहुल तय करेंगे। इससे एक तरफ लचीलापन दिखता है, दूसरी तरफ भ्रम भी। क्या कांग्रेस बिना स्थायी संगठन के बिहार में मजबूती से उभरेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो। उसमें आप, ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है, ये देखकर ये पता लग रहा है। गुजरात बीजेपी का गढ़, जहां कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से बाहर है, फिर भी कांग्रेस ने यहीं अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। गांधी और पटेल की जमीन से न्याय पथ की शुरुआत की जा रही है। ये एक साहसी फैसला है, लेकिन क्या जमीन पर पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वहां से पूरे देश के लिए संदेश निकले, या ये सिर्फ प्रतीकों और विचारधाराओं के भरोसे पार्टी को चलाने की कोशिश है? कांग्रेस अब जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात कर रही है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब संगठनात्मक मजबूती के बिना जमीन पर उतर पाएगा? राहुल गांधी की नीति और नियत में बदलाव साफ दिखता है, लेकिन नेतृत्व, कैडर और सहयोगियों को लेकर पार्टी अब भी जूझती दिख रही है। क्या राहुल की रणनीति का एक्सरे पार्टी की जान बन सकता है या ये भी एक प्रयोग रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये राह सही है या फिर एक और खोखला प्रयोग? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंची। यूके में भारतीय उच्चायुक्त के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने पहुंची हैं। इस वार्ता की सह अध्यक्ष वित्त मंत्री और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जाने वाली है। इस दौरान ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक, निवेशक और व्यापार जगत के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूरोप के अपने 6 दिवसीय आधिकारिक दौरे की शुरुआत में लंदन में है। इस दौरे में वो ऑस्ट्रिया भी जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरीस्वामी ने वित्त मंत्री का स्वागत किया। सीतारमण मंगलवार को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बातचीत सत्र के साथ अपने ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत करेगी। इसके बाद बुधवार को वो ब्रिटेन की चांसलर रेचल रीव्स के साथ भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्रिस्तरीय दौर की बैठक करेगी। यात्रा के पहले भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न रिपोर्टों और नई पहलों की घोषणा और शुभारंभ किए जाने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि 13वां EFD दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। ये निवेश मामलों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय विनियमों, UPI अंतर संबंधों, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह सहित वित्तीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट बातचीत के अवसर प्रदान करता है। भारतीय पक्ष की ओर से EFD की प्रमुख प्राथमिकताओं में IFSC, गिफ्ट सिटी, निवेश, बीमा और पेंशन क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग तथा किफायती और टिकाऊ जलवायु वित्त जुटान शामिल है। वित्त एवं कॉरपोरेट मामले के मंत्री भारत ब्रिटेन निवेशक गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिनमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और वित्तीय सेवा संस्थानों सहित ब्रिटेन की वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रबंधन कर्मी शामिल होंगे। शिवसेना UVT नेता और सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जिससे सामान्य निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। राउत ने सवाल किया कि क्या मोदी जी की ताकत है पूरी तरह से बाजार गिरा देना। डॉलर 90 रुपए तक पहुंच गया, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। मंदी और महंगाई की चुप्पी पर संजय राउत ने कहा कि सभी राष्ट्र प्रमुख अपने देश को आर्थिक संकट को लेकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गायब हैं। उन्होंने पूछा कि मोदी जी कहां हैं और देश की जनता को कैसे बताएंगे कि मंदी और महंगाई का सामना कैसे करेंगे। उन्होंने LPG गैस के दाम बढ़ाने पर भी चिंता व्यक्त की और स्मृति ईरानी से अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं के लिए और देश की जनता के लिए सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा आंदोलन करें। UPA सरकार के दौरान सिलेंडर की कीमतों पर आंदोलन किया था, वैसे ही अब भी करना चाहिए और हम इस काम में उनका साथ देंगे। ये बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं, उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया गिरने का। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में कल 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सामान्य इन्वेस्टर का। ये मोदी जी की ताकत है, पूरी तरह से गिरा देते। रुपया देखो क्या हो गया, 90 रुपए तक, डॉलर 90 तक नीचे आ गया, आ जाएगा आज तक। बात ऐसे है, सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो, चाहे श्रीलंका हो, छोटे छोटे राष्ट्र हो, बड़े राष्ट्र हो, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं जो संकट आर्थिक आया है। इतना ही नहीं तो ट्रम्प को भी सुना रहे हैं, ट्रम्प के लड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए, कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे हैं, कौन से गुफा में जाकर बैठे हैं, मुझे बताइए। देश की जनता, उनके मन में एक तूफान आया है कि हमारे क्या होगा, जो मंदी आ रही है उससे हम कैसे सामना करेंगे। हाँ, नौकरियां जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम भी वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेलों के दाम नीचे आए हैं, तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए, बढ़ा रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, जैसे UPA सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूँ, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ।
हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है ये मोर्चे में। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आज ठाणे के उपवन तालाब परिसर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती में शामिल होने वाले थे। इस आयोजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 5 बजे से ही उपवन तालाब परिसर में एकत्रित हो गए थे। हालांकि 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज नहीं पहुंचे तो कई श्रद्धालु निराश होकर अपने घर लौटने लगे। श्रद्धालुओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे सुबह 5 बजे से बाबा के दर्शन के लिए यहाँ बैठे थे। उन्होंने अपने सभी काम छोड़ दिए थे ताकि बाबा का आशीर्वाद मिल सके। वहीं बागेश्वर धाम के स्वयंसेवकों ने मीडिया को जानकारी दी कि पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक भिवंडी के मानकोली नाके के पास कथा वाचन और बागेश्वर धाम निर्माण कार्यक्रम हेतु उपस्थित हैं। आज सुबह उन्हें भिवंडी के मानकोली नाके पर महाआरती करनी थी, इसी कारण वे उपवन नहीं आ सके। पूज्य महाराज कल दोबारा ठाणे जाएंगे और सभी श्रद्धालुओं से भेंट करेंगे एवं महाआरती का आयोजन होगा। खासकर जिन महिलाओं को आज व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कतें हुई हैं, कल उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। गलत है। कितने देर कब से बजे आए थे? अरे मैंने गलत है भैया, इतना दौरा तो आया और पीछा। तो कितनी दिक्कत होती है ऐसे जब बाबा नहीं आते? तो बहुत तकलीफ है। क्या उम्र है आपकी? 87। तो सुबह आप आए और बाबा नहीं मिले, तो कल आओगे? ट्रेन में नहीं आए। कहाँ से आए हो आप? बाबा तो मिलने आए थे मगर बाबा नहीं आए। कल आने वाले हैं, हम लोग कल आई थी 4 बजे। तो कितनी दिक्कत होती है ऐसे बाबा नहीं आते तो? दिक्कत कुछ नहीं, मगर थोड़ा वो मन में लालसा था, टूट जाता है थोड़ा सा। नहीं, बाबा जी मिले हुए हैं, मिले नहीं है, हम उनकी इच्छा रखते हैं। बाबा आने वाले थे, क्या हुआ? आज आने वाले थे, मतलब भिवंडी में कर चल रहा है ना मठ का, तो वहाँ पे आज यज्ञ है, इसकी वजह से नहीं आ पाए गुरु जी। कितने बजे आए थे यहाँ? हम यहाँ आज 6 बजे सुबह आए। 6 बजे अभी तक रुके, लेकिन बाबा नहीं आए। हाँ, आए कल आएंगे, कल आएंगे। लेकिन आज आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। नहीं तो क्या हुआ, के लिए सब कुछ सब ठीक है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग जोरों पर है। वहीं मुगल कालीन इलाकों के नाम भी बीजेपी शासित राज्यों में बदले जा रहे हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित खुलदाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक संजय केनेकर ने खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर करने की मांग सहित खुलताबाद में छत्रपति संभाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की बात कही है। उनकी इस मांग के बाद राज्य की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। मेरा कहना है कि अगर नाम बदलने से महंगाई ख़त्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है, नाम बदलने से जो 19 लाख करोड़ कल सुबह जैसे भी सेंसस खोला ना, उड़ गया पूरा। नाम बदलने से देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं, पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नाम बदलने का मतलब ये है कि आप एक जो है लोगों को एक जो है
गलत तरीके से इनमें उलझा करके आप देश की महंगाई, देश में चाइना ने कितना ज़बरदस्त कब्जा कर लिया है जगह पे, आज जो है लाडली बहना को 2100 देने की बात करने वाले, खजाने में पैसा नहीं। तो अगर इन चीज़ों को लोगों का दिमाग वहाँ से भटकाना, ये करना है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। देश में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। हर वो काम करो जिससे भाईचारगी बढ़े और देश में खुशहाली आए और देश में सब मिलजुल कर रहें, गंगा जमनी तहजीब चले, ये मेरा मानना है। गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जलगांव और भुसावल रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 4 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रेलवे लाइन पर जरूरी काम चल रहा है। वहीं पश्चिम रेलवे ने उगना और मालदा टाउन के बीच 2 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें भुसावल से होकर गुजरेगी। आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। 12145 लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूरी एक्सप्रेस 13 अप्रैल को रद्द कर दी गई है। 12146 पूरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस 15 अप्रैल को रद्द रहेगी, जबकि जलगांव के रास्ते चलने वाली 12993 गांधी धाम पूरी एक्सप्रेस 18 अप्रैल को रद्द रहेगी और 12994 पूरी गांधी धाम एक्सप्रेस 21 अप्रैल को रद्द कर दी गई हैं। इस बीच पश्चिम रेलवे ने उधना मालदा टाउन के बीच 2 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन दोनों ट्रेनों की समय सारणी घोषित कर दी गई है और ये ट्रेनें भुसावल होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 03418 उधना मालदा टाउन समर स्पेशल 14 अप्रैल को चलेगी। ट्रेन संख्या 034417 मालदा टाउन उधना समर स्पेशल 12 अप्रैल को चलेगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें खेद है, लेकिन रेलवे लाइन का काम जरूरी है। इससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन और बेहतर होगा। मेरा मंडली से हिंदोल रोड सेक्शन में रेलवे लाइन जोड़ने का काम 15 से 24 अप्रैल के बीच होगा, इसलिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली मनपा के शक्ति धाम अस्पताल में परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय महिला शांति देवी मौर्य की मौत हो गई। परिजनों ने ऑपरेशन के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने निजी अस्पताल में उन्हें शिफ्ट करके एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनपा के अस्पताल में आईसीयू सुविधा न होने के बावजूद महिलाओं की सर्जरी की जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर ऑपरेशन के दौरान किसी महिला की हालत बिगड़ती है तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। 1 महीने पहले शास्त्री नगर अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एक बार फिर से मनपा के अस्पताल में महिला की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महापालिका के प्रभारी आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ की पत्नी को एमडी पैथोलॉजी विभाग में 48 घंटे के भीतर भर्ती करने के नियमों के उल्लंघन का मामला भी सामने आया है। उस वक्त वैद्यकीय अधिकारी दीपा शुक्ला ने कहा था कि महिलाओं की मौत रोकने के लिए भर्ती की गई है, लेकिन ताजा घटना के मनपा के स्वास्थ्य सेवाओं के दावे की पोल खोलकर रख दी है। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों में आक्रोश है। मनपा की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो हॉस्पिटल का चाहिए, इधर का चाहिए नहीं हमें। आज इथं जी दुर्घटना झाली ते खूप दुखत आहे आणि जे काही झालेलं आहे ते आता पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी बॉडी पाठवतो आम्ही आणि जे काय त्याच्यात रिपोर्ट येईल ते काय डॉक्टरांचं किंवा कोणाचे दोष आम्हाला भेटतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई नक्की करू। पेशेंट किसके लिए आई थी? उसको किडनी का स्टोन का बता के आई। स्टोन का ये है ही नहीं हॉस्पिटल, आपके पास नहीं है तो रिफर करना चाहिए था। क्यों उसको पल पोस रहे थे? ठीक है, त्यांच्याकडे काय कागद वो सब बाद में होगा, अभी भी बाकी लोगों को बलि चढ़ने देंगे हम। नहीं, आप बताइए आज हम लोग किस लिए आए यहाँ पे? जो भी है, कोई भी अलग अलग क्षेत्र में सब काम है, कोई विधायक है, कोई आमदार है, कोई कुछ है, सब नगर सेवक। किस लिए आए कि ऐसी घटना दुर्घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। इन लोग को अभी तक इनके गलती का एहसास नहीं है। आशा वर्कर अपनी प्रमोशन के लिए लोगों को बलि चढ़ाएगी। किडनी स्टोन के लिए आई थी ना, आपकी बस में था क्या वो?
बताइए ना, जवाब दीजिए ना, आप डॉक्टर है ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अरे शर्म करो, कुछ लोगों की जान जा रही है। त्यावेळेस असं समजलं की ती महिला आहे 8.3 वीकची प्रेग्नंट होती आणि ती अबॉर्शनसाठी आलेली. वास्तविक ह्याच्या जे प्रक्रिया करताना तिचा दुर्दैवी असा मृत्यू झाला. पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा आम्ही डॉक्टरांना हे सगळ्या माहिती विचारली तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही जेव्हा तिला ॲनेस्थेशिया दिली त्याच्यामध्ये ती कोलॅप्स झाली आणि मग नंतर तिला आम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलला रिफर केलं. तर त्याच्यामध्ये तिचा वाटेतच मृत्यू झाला. मला वाटतं ही सगळी टेक्निकल बाब असल्यामुळे ॲज अ पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर आणि कुठे कुठे जर ह्याच्यामध्ये कोणाकोणाची हलगर्जीपणा जर आढळून आला तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आम्ही सगळेजण मागणी करतो. हॉस्पिटलमध्ये वास्तविक कसं आहे, इथं एक साधारण जेव्हापासून या हॉस्पिटल जेव्हा लोकार्पण झालं त्या दिवसापासून साधारण 100 डिलिव्हरीज इथं झालेल्या आहेत. योग्य चांगलं असं गरिबांना इथं सुविधा प्रोव्हाइड होते. त्याच्यामध्ये ज्या लॅक्युनास आहेत, म्हणजे ज्या जर समजा ICU नाही आहे किंवा असे ज्या NICU पाहिजे त्या ह्या सगळ्या गोष्टी नसतील तर निश्चितपणे आम्ही प्रशासनाच्याकडे मागणी करून इथं ज्या सुविधा आपल्या इथं नाही आहेत त्या पुरवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. धुले के 40 गांव रोड इलाके में हाईवे पुलिस चौकी के पीछे स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग कुछ ही क्षणों में फैल भी गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घटनास्थल पर भारी भीड़ के कारण बचाव कार्य में कुछ हद तक बाधा आ रही है। अग्निशमन कार्य में भी दिक्कतें आ रही थी। अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में जीप सफारी का आनंद लिया। तेंदुलकर ने नेचर और यात्रा के प्रति अपने प्रेम को दिखाया और इस अनुभव का पूरा आनंद लिया। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए जरूरी एहतियात भी बरते। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार होकर धूप से बचने के लिए सनग्लासेस और एक हैट पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने अपनी गर्दन में असम की पारंपरिक गमछा भी लपेटा हुआ था। स्थानीय लोगों ने उनकी सांस्कृतिक भावना को सम्मानित किया और उनकी सराहना की। अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि कार में पीछे की सीट पर बैठे लोग भी सीट बेल्ट का अवश्य इस्तेमाल करें। सोनू सूद ने कहा है कि नागपुर में उनकी पत्नी सोनाली, उनकी बहन और भांजा सड़क हादसे का शिकार हुए थे। हादसे में 1 मिनट पहले ही उनकी पत्नी ने पीछे की सीट पर बैठी उनकी बहन को कहा था कि वो सीट बेल्ट लगा लें और इसके कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। सोनू सूद ने कहा कि ये घटना उन्हें हमेशा याद रहेगी और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे लोगों को समझना चाहिए। सोनू सूद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। अभिनेता सैफ अली खान के मारपीट मामले में मलाइका अरोरा फंस गई हैं। मारपीट के वक्त सैफ के साथ मौजूद मलाइका के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। बीते दिनों उनकी बहन अमृता अरोरा को भी इस मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा था। अब मलाइका पर भी गाज गिर गई है।
आखिर ये मामला क्या है और कब का है, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला 2012 का है, जब सैफ अली खान पर एक NRI बिजनेसमैन के साथ मारपीट का आरोप लगा था। मलाइका उस वक्त सैफ के साथ मौजूद थी, लेकिन वो गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। यह घटना 22 फरवरी 2012 की है। सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए गए थे। उसी दौरान NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने सैफ और उनके ग्रुप की तेज आवाज और हंगामे पर आपत्ति जताई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद सैफ ने इकबाल मीर शर्मा को धमकी दी और उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक टूट गई। इकबाल ने यह भी आरोप लगाया कि सैफ और उनके दोस्तों ने उनके ससुर रमन पटेल को भी पीटा। हालांकि सैफ का कहना है कि शर्मा ने उनके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इस मामले में सैफ और उनके 2 दोस्तों शकील लद्दाख और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। तीनों को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी। मलाइका उस ग्रुप का हिस्सा थी जो घटना के वक्त होटल में मौजूद थी। कोर्ट ने उन्हें गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा था। पहली बार 15 फरवरी को उनके खिलाफ जमानती वारंटी जारी हुआ, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फिर से वारंट जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। नमस्कार।